हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिक एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम किसी समतल दर्पण द्वारा जब कोई प्रतिबिंब बनता है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार और वह उल्टा बनता है, सीधा बनता है, किधर बनता है, क्या बनता है, इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद से जब कोई समतल दर्पण, ठीक है, जब दो समतल दर्पण किसी कोण पर झुके होते हैं और उसके बीच में जब कोई वस्तु रखी जाती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कुछ ज्यादा संख्या में बनता है, एक दूसरे पर परावर्तित होकर के। उस प्रतिबिंब की संख्या का भी हम आकलन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई ये समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और वो जो प्रतिबिंब होता है उसका ये आकार कैसा होता है, ठीक है, ये उसका प्रकृति कैसा होता है और भी बहुत कुछ चीजें हम सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस पर चर्चा करते हैं। तो भाई मैं हेडिंग भी लिख दिया हूं, देखिए, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना तथा बने प्रतिबिंब से संबंधित बातें हम लोग को सीखना है। ठीक है, बने प्रतिबिंब से संबंधित बातों का मतलब कि प्रतिबिंब छोटा बनेगा, बराबर बनेगा, कैसा बनेगा, आभासी, उल्टा सीधा, किधर ये दर्पण के पीछे बनेगा, सामने बनेगा, ये सब बहुत कुछ चीजें हम इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं एक यहां पर एक समतल दर्पण में यहां पर खींच लिया हूं, मतलब दिखा दिया हूं। देखिए ये समतल दर्पण है, ठीक है, इसका तल कैसा है भाई, ये समतल है, तो ये क्या हो गया, समतल दर्पण। ठीक, अब मैं इसके पहले वाले एक वीडियो में समतल दर्पण संबंधित बहुत कुछ चीजें बताया हूं, जैसे कि समतल दर्पण का ये हो गया ध्रुव, चलिए ये ध्रुव हो गया, ठीक है, ये ध्रुव हो गया। अब समतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहां पर होता है, फोकस कहां पर होता है, फोकस दूरी कितनी होती है, वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो ये वक्रता त्रिज्या चाहे वो फोकस हो, ठीक है, या मुख्य फोकस कहिए या वक्रता केंद्र कहिए, ये सब अनंत पर होते हैं, ये समतल दर्पण का। और क्या है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ये दोनों क्या होती हैं, अनंत होती हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं आपको बताया हूं। ठीक, तो भाई ये समतल दर्पण का ध्रुव हो गया, इधर का इसका ये वक्रता त्रिज्या हो गया, ये वक्रता केंद्र कहीं होगा, फोकस होगा, ठीक है, ये सब बाद वाली बातें हैं। तो ये समतल दर्पण के ध्रुव हो गया, मतलब समतल दर्पण से हम इस समतल दर्पण का ये मुख्य अक्ष हो गया। तो समतल दर्पण से कुछ दूरी पर मैं एक कोई वस्तु रख देता हूं, जैसे यहां पर एक मैंने वस्तु रख दिया, देखिए ये एक वस्तु है ये वस्तु ए बी, इसका मैं नाम दे दे रहा हूं ए, और ये क्या हो गया भाई, ये बी हो गया। ए बी ये वस्तु है जो इस समतल दर्पण के सामने रखा गया है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो ये जो वस्तु है, ठीक है, इस समतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा गया है, और तो उसको मैं स्मॉल यू से डिनोट कर दे रहा हूं। वैसे भी ये दर्पण या लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब, अगर प्रतिबिंब बनाया जाता है, ठीक है, तो जो वस्तु होती है उस दर्पण या लेंस से वस्तु की दूरी को यू से और प्रतिबिंब की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, भी से डिनोट करते हैं। तो इस समतल दर्पण से हम u दूरी पर एक वस्तु को रख दिए हैं, ठीक है, इसकी लंबाई इतनी है। चलिए इसकी लंबाई को भी मैं ले लेता हूं, ये वस्तु की लंबाई कितनी है, ये कैपिटल O है वस्तु की लंबाई। हम लोग वस्तु की लंबाई को कैपिटल O लेते भी हैं, है कि नहीं भाई। तो ये हो गया। अब इसका प्रतिबिंब जैसे बनाना है तो उसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए एकदम आसान है। ठीक, तो जब मैंने आपको दर्पण द्वारा, ठीक है, ये गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना बताया है हमने, तो उसमें मैंने 3 मेथड बताया है। मतलब कि जब किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है तो उस प्रतिबिंब बनने का जो किरण आरेख खींचना है वो 3 मेथड द्वारा, 3 विधि मैं आपको बताया हूं। उसमें से पहली, दूसरी, जो तीसरी विधि है उस विधि से हम इस समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये हम समतल दर्पण, और ये हो गया, मान लीजिए ये ए बी क्या हो गया, वस्तु हो गया। अब कैसे बनाते हैं इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, तो पहला काम यही, ठीक है, इसके शीर्ष से इसके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, लेकर के जाते हैं। तो इसके शीर्ष, वस्तु के शीर्ष से दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर ये ऐसे प्रकाश की किरण को लेकर के हम जाएंगे। तो चलिए ये प्रकाश की किरण को हम ऐसे लेकर के जा रहे हैं। ठीक, ये प्रकाश की किरण गई और इस दर्पण पर वो लंबवत एकदम पड़ रही है। तो पड़ने के बाद यहां से परावर्तित हो जाएगी और परावर्तित होकर के इधर जाएगी, इधर जाएगी। तो ये वाली जो परावर्तित वाली है, ये परावर्तित किरण, ठीक है, ये परावर्तित होकर के इधर ऐसे वो जा रही है। ठीक, ठीक, अब अगला काम क्या करते हैं कि इसका ये जो शीर्ष है, इस वस्तु का शीर्ष, उस वस्तु के शीर्ष से इस दर्पण के ध्रुव को प्रकाश की किरण लेकर के जाते हैं, ये ध्रुव को। ठीक है, तो इसके शीर्ष से ध्रुव को प्रकाश की किरण हम लेकर के गए। ठीक है, अब गया तो यहां से क्या हो जाएगा, उसका ये परावर्तन होगा, है कि नहीं। तो यहां से परावर्तन होगा तो ये नीचे ऐसे आएगा, आएगा कि नहीं भाई, ये ऐसे, ये नीचे परावर्तित किरण ऐसे आएगी। देखिए ये परावर्तित किरण है, नीचे की ओर आएगी। ठीक, अब बात है ये कि ये जो परावर्तित
आपतित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है, ठीक है, ये दोनों, ठीक है, जिस बिंदु पर जाकर के एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, या जहां पर काटते हुए प्रतीत होंगे वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो भाई ये इधर तो कहीं काटेंगे नहीं, ये जो वास्तविक रेखाएं हैं, ठीक है, ये इधर तो कहीं काटेंगे नहीं, ठीक है, ये एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, ठीक है, काटते हुए प्रतीत हो सकती हैं। ये है कि ये जो प्रकाश की किरण जा रही है उसका हम यहां पर क्या खींच ले, ये उसको पीछे बढ़ा ले, ठीक है, आभासी रेखाओं द्वारा, और इसको भी हम पीछे बढ़ा लेते हैं ऐसे, ये आभासी रेखाओं द्वारा। तो आप देखिए कि वो एक दूसरे को यहां पर काटते हुए प्रतीत हो रहे हैं, ये और ये एक दूसरे को यहां पर काटते हुए प्रतीत हो रहे हैं, और जहां पर काटते हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। ये बन गया आपका ये प्रतिबिंब, जिस बिंदु पर ये काटते हैं उस बिंदु पर उसका शीर्ष होता है। तो ये ए डैश और ये बी डैश हो गया, ये प्रतिबिंब हो गया, ठीक है। और प्रतिबिंब की लंबाई को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आई से। तो हम कैपिटल आई से भी इसको क्या कर दिए, डिनोट कर दिए। और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल भी से। तो मैंने इसको स्मॉल भी में क्या कर दिया, ये स्मॉल भी से हमने डिनोट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनना हो गया, मतलब समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है ये बन गया, ठीक है। अब देखिए, जब समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बन गया तो उस प्रतिबिंब संबंधित हमको कुछ बातें सीखनी है, ठीक है। क्या है वो प्रतिबिंब, कैसा है, यही सब चीजें। तो देख लीजिए, पहली बात ये है कि ये जो प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब, ठीक है, ये प्रतिबिंब देख लीजिए इस वस्तु के एकदम बराबर है। बराबर है कि नहीं है ना भाई, है बराबर है। तो पहली बात ये पता चली कि ये जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब वस्तु के क्या होता है, लंबाई में एकदम बराबर होता है। तो यहां पर लिख लेंगे कि वो प्रतिबिंब क्या है भाई, ये बराबर है। यहां पर लिख लेंगे कि नहीं आप लोग बढ़िया से, बराबर, मतलब लंबाई में क्या है भाई, वो बराबर। तो यहां पर लिखेंगे आप प्रतिबिंब वस्तु के लंबाई के क्या है, बराबर है कि नहीं भाई। तो पहली बात, मतलब यहां पर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, आई, और वस्तु की लंबाई क्या है, ओ, है कि नहीं भाई। तो आई जो है मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, वो वस्तु की लंबाई के क्या होता है, बराबर होता है। समतल दर्पण के द्वारा पता चल गया। दूसरी बात ये है, ठीक है। अब देखिए, ये मैं पूछूं कि देखिए ये उल्टा बन रहा है कि सीधा, ये जो प्रतिबिंब है वस्तु के सापेक्ष उल्टा बन रहा है कि सीधा। तो देखिए प्रतिबिंब का शीर्ष ऊपर है और इसका भी शीर्ष ऊपर है कि नहीं भाई। तो आप क्या कहेंगे कि ये जो प्रतिबिंब है वो क्या बन रहा है, ये सीधा बन रहा है। तो दूसरी बात आपको ये पता चली कि उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, वो सीधा बनता है। अगला अब मैं आपसे पूछूं कि आभासी बन रहा है कि वास्तविक बन रहा है। भाई देख लीजिए, आभासी रेखाओं द्वारा ना बन रहा है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, आभासी प्रतिबिंब है। क्यों? क्योंकि अगर इधर आप कोई पर्दा रखिएगा तो ये इस पर प्राप्त हो पाएगा ये प्रतिबिंब। देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि यहां पर आप खड़े हैं और ये समतल दर्पण है, ठीक है, तो प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी। मान लीजिए आपके यहां से कोई क्या नाम है कि टार्च जलाया गया तो प्रकाश की किरण इधर जाएगी, फिर परावर्तन कोई इधर न जाएगी, उधर तो कोई प्रकाश की किरण जा नहीं रही है। तो वहां पर अगर कोई पर्दा रखेंगे तो कोई प्रकाश की किरण इस पर पड़ेगी कि यह प्रतिबिंब इस पर पड़ेगा? नहीं, ये जो प्रतिबिंब है पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है कि समतल दर्पण के द्वारा ये जो प्रतिबिंब बनता है ये क्या होता है, आभासी होता है। तो यहां पर आप क्या लिख लेंगे, तीसरी बात आपको क्या पता चली कि जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, आभासी होता है। अब अगला आपको क्या जानना है भाई कि यह प्रतिबिंब है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो प्रतिबिंब है दर्पण के सामने ही बन रहा है कि पीछे बन रहा है, कहां बन रहा है, पीछे। तो चौथी बात आपको ये पता चली कि दर्पण के पीछे बन रहा है। ये जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे बनता है कि नहीं भाई, पीछे। तो ये दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन गया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं, देख लीजिए एकदम फिगर में ये स्पष्ट है, ये जो ये वस्तु है, वस्तु इस दर्पण से कितनी दूरी पर है, u दूरी पर है, और प्रतिबिंब कितनी दूरी पर मैं माना हूं, v दूरी पर। आप देखेंगे अगर इसको बढ़िया से बनाएंगे या वैसे भी अगर कैसे भी कुछ मेजर किया जाए तो ये जो है, देखिए ये दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर होता है ना उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बनता है। देख लीजिए फिगर में भी स्पष्ट है कि उतनी ही दूरी पर ये क्या होता होगा, ये बन रहा है, ठीक है। देख लीजिए, तो बात है ये कि दर्पण से, समतल दर्पण से जितनी दूरी पर ये वस्तु होता है उतनी ही दूरी पर पीछे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो अगला ये पता चला, ठीक है, कि मतलब क्या, v बराबर u, नहीं चिन्ह की दूसरी बात है, मतलब v बराबर u का मतलब कि जो प्रतिबिंब की दूरी है वह वस्तु की दूरी के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रहता है उतनी ही दूरी पर पीछे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब अगली बात आती है ये, ठीक है, कि
अगर मान लीजिए कि हमारा ये जो वस्तु है, वस्तु, ठीक है, ये पूछा जाता है कभी कभी छोटे छोटे एंट्रेंस एग्जाम जो कि हाई स्कूल लेवल पे होते हैं, ये पूछा जाता है, ठीक है। अगली बात ये है कि मान लीजिए कि अगर ये जो हमारी जो वस्तु है, वस्तु की लंबाई कितनी है, चलिए मैं मान लेता हूं 4 मीटर ले लेता हूं। चलिए कितना ले लेता हूं वस्तु की लंबाई, ये जो है ये ओ, मतलब वस्तु की लंबाई कितनी है, 4 मीटर। समझ में आ गया। अब इस 4 मीटर अगर वस्तु की लंबाई है और इस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब हमको देखना है, इस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है, तो हमको कितना ये बड़ा, कितना लंबा हमको ये दर्पण लेना पड़ेगा, समतल दर्पण लेना पड़ेगा। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए ये है कि ऐसा तो है नहीं कि 4 मीटर लंबा है, 4 मीटर लंबा अगर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब छोटा भी दर्पण सामने रख दीजिएगा तो उसमें पूरा का पूरा बन जाएगा। नहीं, पूरा का पूरा प्रतिबिंब हमको बनाना है, पूरा का पूरा प्रतिबिंब देखना है, ठीक है। तो उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए, तो जो वस्तु है ना, वस्तु की लंबाई का आधा होना चाहिए। अगर वस्तु की लंबाई का आधा ये अगर ये दर्पण है, वस्तु की लंबाई का आधा लंबाई का अगर ये दर्पण है, ठीक है, तो उस दर्पण में इस वस्तु का पूरा लंबाई का क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब एकदम बनेगा। है कि नहीं भाई, नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, नहीं समझ रहे हैं, ठीक। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि अगर ये 4 मीटर लंबा ये वस्तु है ना, इसका पूरा प्रतिबिंब अगर हमको समतल दर्पण के द्वारा बनाना है, देखना है, तो हमको इसकी लंबाई, दर्पण की लंबाई कितनी लेनी है, इसका 2, मतलब कि ये 4/2 कितना हो जाएगा, 2 मीटर लंबा अगर हमारे पास दर्पण रहेगा, समतल दर्पण, तो उसमें 4 मीटर लंबे वस्तु का प्रतिबिंब पूरा का पूरा बन जाएगा। तो ये आप एक बातें समझ लिए, है कि नहीं, आधे लंबाई का, है कि नहीं भाई। तो ये वस्तु के लंबाई का, ठीक है, आधा अगर रहेगा किसकी लंबाई, ये दर्पण की लंबाई, तो पूरा का पूरा प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, ऐसे दिख जाएगा। आप समझ गए होंगे, है कि नहीं। अब 7वां बात है ये, देखिए 7वां में ये समझना है, ठीक है, ये सब चीजें, ये सब क्या जान रहे हैं हम लोग, ये समतल दर्पण से, ये जो संबंधित समतल दर्पण द्वारा जब प्रतिबिंब बनता है तो उस प्रतिबिंब के बारे में हम लोग समझ रहे हैं, है कि नहीं। तो अगली अब 7वीं बात ये है, खुद आप समझिए, अगला हमको ये समझना है, जैसे कि मान लीजिए कि ये दर्पण है, एकदम मान लीजिए ये दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है और इस दर्पण के सामने मैं ऐसे खड़ा हूं, समझिए, ये दर्पण है, ये दर्पण, ठीक है, ये दर्पण है और उस दर्पण के सामने मैं ऐसे खड़ा हूं, देखिए ऐसे, देखिए। तो हमारा इस समय हमारा जो बायां हिस्सा है ये है, जिसमें मैं घड़ी पहना हुआ हूं, ये बायां है और ये क्या है भाई, हमारा ये दायां है कि नहीं भाई, ये बायां है और ये क्या है भाई, ये दायां है। समझ रहे हैं। तो इसमें जो प्रतिबिंब हमारा, अच्छा दूसरी बात कि ये जो हमारा दर्पण है उसके सामने यदि मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं, ठीक है, तो हमारा पीठ क्या है, इधर है, ठीक है, और सामने वाला हिस्सा इधर है। लेकिन जो इसमें जो है, जो हमारा प्रतिबिंब होगा ये इधर का दिखेगा, है कि नहीं। हमारा क्या होगा, इधर पीठ नहीं दिखेगा, इधर क्या दिखेगा भाई, हमारा ये चेहरा वाला हिस्सा दिखेगा, इधर उधर पीठ वाला हिस्सा होगा, है कि नहीं। बात है ये कि इसमें जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा, इस दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, वो जो दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब होगा, ठीक है, जो हमारा इधर हिस्सा है ना, इधर जैसे कि घड़ी वाला अगर इधर है ना, नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, देख लीजिए, मतलब कि ये जो प्रतिबिंब है, मतलब आप समझ सकते हैं, ये जो हमारा दर्पण है, दर्पण कंफ्यूज रहे हैं क्या भाई, है? मतलब ये जो दर्पण है, इस दर्पण में, ठीक है, हम अगर सामने अगर खड़े हुए हैं तो जो अंदर प्रतिबिंब, अच्छा अगर हमारा ये हमारा जो बायां हिस्सा है ना, बायां हिस्सा, वो उधर कौन सा होता है, ये उसका ये दायां हिस्सा होता है कि नहीं। मतलब ऐसे मैं खड़ा हूं ऐसे, और उस दर्पण का जो हमारा दिखेगा वो क्या होगा, ऐसे वाला दिखेगा, नहीं समझ रहे हैं, ऐसे वाला दिखेगा, है कि नहीं। इसे पार्श्व उत्क्रम कहते हैं इसको, ठीक है, लेटरल इन्वर्जन इसको कहते हैं, है कि नहीं। तो जो प्रतिबिंब का जो बायां है ना, वो हमारा क्या बन जाता है, वो दायां वाला बन जाता है, और जो प्रतिबिंब में जो दायां है वो हम नहीं, जो हमारा बायां है वो प्रतिबिंब का क्या बन जाता है, दायां बन जाता है। मतलब ये आप समझ रहे हैं, ये इसमें होता है कि नहीं, आप ये बात समझ रहे हैं। तो भाई ये जो प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण के द्वारा, उसमें ये होता है, क्या होता है, उल्टा सीधा नहीं होता है, उल्टा सीधा नहीं होता है कि भाई ये जो वस्तु है शीर्ष ऊपर हो गया, जो प्रतिबिंब है शीर्ष नीचे हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसमें पार्श्व उत्क्रम होता है, इधर का उधर हो जाता है कि नहीं भाई, ये आप समझ रहे हैं, ठीक। आप बेसिक से समझिए, एकदम समझ में आ जाएगा। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है उसमें पार्श्व उत्क्रम होता है,
पार्श्व उत्क्रम या उत्क्रमण उसको बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन होता है, ठीक है, लेटरल इन्वर्जन, ठीक। आप समझ रहे होंगे। अच्छा दूसरी बात ये है कि 8वें बात आपको ये समझना है, देख लीजिए वो छोटी सी बात है और उस पर भी आधारित कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए छोटे से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कब? ये छोटे छोटे इंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। तो पूछा क्या जा सकता है, देखिए थोड़ा सा अगर यहां पर मैं आपको बनाने का प्रयास करूं, बताने का, चलिए मान लीजिए कि ये कोई दर्पण है, ठीक, देख लीजिए मान लीजिए कि ये कोई दर्पण है, देखिए ये हो गया एक दर्पण, ठीक। अब ये जो दर्पण है इस पर मैं कोई प्रकाश की किरण को ऐसे आपतित किया, ठीक, और जब आपतित किया तो यहां पर ये क्या हो गया भाई, ठीक, देखिए एकदम कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ये अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गई, ये अभिलंब हो गया, और ये जो है ये क्या हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, ये जो है ये क्या हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई। समझ में आ गया, ठीक। अब देखिए अब बात है ये कि जब प्रकाश की किरण यहां पर है, यही है एकदम प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण ये फिक्स है, इसको इधर उधर नहीं करना है, ठीक है, ये फिक्स है, इसको इधर उधर नहीं करना है, ठीक। अब ये जो प्रकाश की किरण आ रही है तो ये आपतित हो रही, तो जो परावर्तित किरण है इस स्थिति में जब ये दर्पण ऐसे है, ठीक है, तो ये परावर्तित किरण इधर जा रही है ना, इसको स्थिति 1 बोल रहे हैं कि इस एक स्थिति में की ओर ये जा रही है, ठीक, समझ में आया। लेकिन अब बात है ये कि ये आपतित किरण को जैसा का तैसा ही रहने देते हैं, और ये जो दर्पण है ना, इसको हम समतल दर्पण, इसको थोड़ा सा हम लोग इधर घुमाते हैं, ठीक है, कुछ कोण पर इसको हम घुमा देते हैं, जैसे कि ये दर्पण है ना, दर्पण, तो इसको हम थोड़ा सा इधर घुमा देते हैं, ठीक है, इधर की ओर घुमाने का मतलब दर्पण को हम इधर कर देते हैं, ये दर्पण हो गया ना, अब हम इधर दर्पण को कर देते हैं, समझ में आ गया। तो जब ऐसे दर्पण को हम घुमा देंगे, ठीक है, कितने कोण पर, देख लीजिए पहले दर्पण क्या था, इस स्थिति में था, ये जो इस स्थिति में, अब दर्पण मैंने क्या कर दिया, इस स्थिति में कर दिया, कितने कोण पर दर्पण को मैं घुमा दिया, मान लेता हूं कि थीटा कोण पर। तो जब दर्पण को मैं इधर की ओर घुमा दूंगा, ठीक है, ये आपतित किरण को जैसा का तैसा ही रख देना है, तो भाई क्या ये परावर्तित किरण भी पहले ही स्थिति में जाएगी कि इधर उधर चेंज हो जाएगी, आप खुद समझिए और आपको समझ में आ गया होगा। अब बात है कि ये जो परावर्तित किरण है वो लगभग इस स्थिति में आ जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएगी वो परावर्तित किरण, ठीक है, ऐसे जाएगी। ऐसे जाने का मतलब ये है कि हमने क्या किया है, दर्पण को कितने कोण पर घुमाया है, थीटा कोण पर। तो पहले अगर घुमाया नहीं था तो परावर्तित किरण एक स्थिति पर जा रही थी, और जब घुमा दिया तो परावर्तित किरण क्या हो रही है, अब ऐसे जा रही है। कितने कोण पर ये घूम गई है भाई, कितने कोण पर, तो जिस दिशा में हम दर्पण को घुमाए हैं उसी दिशा में ये परावर्तित किरण घूमी है। कितने कोण पर, जितने कोण पर हम ये इसको घुमाए हैं कि नहीं, ये दर्पण को, उसके 2 गुने कोण पर ये क्या हो जाता है, परावर्तित किरण क्या हो जाती है, घूम जाती है। ये भी एक आपको चीजें क्या करना है, समझ लेना है। समझ में आ गया, मतलब कि अगर आपतित किरण को आप नियत कर देंगे, ठीक है, और ये दर्पण को हम क्या कर देंगे, किसी कोण पर घुमा देंगे, तो परावर्तित किरण जो है जितने कोण पर दर्पण को घुमाए है उसके 2 गुने कोण पर क्या होता है, परावर्तित किरण वो घूम जाती है। किस दिशा में, जिधर घुमाया गया है समतल दर्पण उसी के दिशा में घूम जाती है। समझ में, ये आपको चीज है 8वां क्या करना है, समझना है। समझ में आया। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जैसे मैं समतल दर्पण को कितना घुमा दिया भाई, 30 अंश घुमा दिया, ठीक है, 30 अंश ऐसे इधर घुमा दिया, तो ये परावर्तित किरण कितना घूम जाएगी, 60 अंश घूम जाएगी। आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये सब चीजें आपको क्या करना था, समझना था। इतना समझ गए। अब इतना समझ जाने के बाद जो है, ठीक, और अगला अब आपको मतलब ये तो हो गई, ठीक है, ये जो मैं लिखा हूं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना भी देख लिए, और तथा बने प्रतिबिंब से संबंधित चीजें ये आप समझ गए है कि नहीं भाई। मतलब समतल दर्पण क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनाता है वह प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु की लंबाई के बराबर होता है, सीधा होता है, आभासी होता है, दर्पण के पीछे होता है, जितनी दूरी पर वस्तु होता है उतना ही दूरी पर वो प्रतिबिंब बनता है कि नहीं भाई। और अगला क्या बात मैं बताया हूं, ठीक, कि अगर वस्तु की लंबाई को, मतलब कि अगर कोई वस्तु की लंबाई है और उस वस्तु का हमको समतल दर्पण द्वारा पूरा प्रतिबिंब बनाना है, तो भाई वो जो समतल दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। मतलब समतल दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई के आधी रहेगा तो उसका पूरा प्रतिबिंब वो समतल दर्पण बना देगा, है कि नहीं भाई। और इसमें क्या होता है, पार्श्व उत्क्रम होता है, मतलब समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा सीधा तो नहीं होता है, लेकिन इधर का उधर हो जाता है, बायां का दायां हो जाता है, दायां का बायां हो जाता है, जिसे पार्श्व उत्क्रम कहते हैं।
बात है। और आपको ये मैं चीजें बता दिया कि यदि समतल दर्पण को अगर आप तीत किरण को नियत कर दिए हैं तो समतल दर्पण को घुमाएंगे तो जिस दिशा में समतल दर्पण को घुमाते हैं उसी दिशा में परावर्तित किरण उसके दोगुने कोण से क्या हो जाती है, घूम जाती है, मुड़ जाती है। ये सब चीजें आप क्या कर लिए, समझ गए। चलिए अब चलते हैं, अब देखते हैं कि यदि दो समतल दर्पण अगर किसी कोण पर झुके हुए हैं, ठीक है, और उनके बीच में अगर कोई वस्तु रखी गई है तो उस वस्तु का इन दोनों दर्पणों से परावर्तन के पश्चात कितने प्रतिबिंब दिखेंगे। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो कभी आप मेंस ब्यूटी पार्लर जाइए, मतलब कि सैलून में जाइए, और सैलून में जब आप लोग जाएंगे तो आप देखेंगे, वैसे आप गए होंगे और जरूर देखे होंगे कि सैलून में जो है अगर आप यहां पर बैठने वाली आपकी कुर्सी है तो उसके आगे और पीछे दोनों ओर दर्पण लगाए गए होते हैं, और आप उसमें बैठ करके देखते हैं कि जब आप एक दर्पण में देखते हैं तो काफी दूर तक 10, 15, 20, 25, 30, 35 क्या होते हैं, ये प्रतिबिंब आपको एक के बाद एक के बाद एकदम दिखते रहते हैं, है कि नहीं, ये आप देखे होंगे। तो ये जो है ये कितने प्रतिबिंब दिख रहे हैं, कब, जब ये इन दोनों के बीच में झुकाव कुछ है तब, ठीक है। ये दो ये समतल दर्पण है और ये दोनों समतल दर्पण अगर झुके हुए हैं किसी कोण पर तो इन दोनों के बीच में अगर कोई वस्तु है और वो वस्तु अगर है तो इन दोनों के परावर्तन के कारण एक में कितनी दिख रही है प्रतिबिंब, वो सब आपको क्या करना है, जानना है। तो वो जो प्रतिबिंबों की संख्या है वो इन दोनों के बीच बने हुए कोण, उन दोनों के बीच जो झुकाव वाला कोण है उस पर डिपेंड करता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं, एकदम आसान, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, एकदम सभी चीजें आपको समझ में आएंगी एकदम, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, जैसे जो हाई स्कूल लेवल पर जो इंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें ये जरूर पूछ लेता है और महा आसान होता है, एकदम बहुत आसान होता है और तुरंत तुरंत देखते देखते एकदम आंसर आता है कि नहीं। तो मैं हेडिंग भी लिख लिया हूं, देखिए क्या है हेडिंग, किसी कोण मतलब थीटा पर, किसी कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच रखे वस्तु का दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या का आकलन करना। मतलब हम लोग आकलन करेंगे, जो किसी कोण पर दो प्रतिबिंब झुके हुए हैं और उन दोनों के बीच में कोई वस्तु रखा है तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि ये जो उन दोनों के बीच अगर जो वस्तु रखी गई है तो उसका जो प्रतिबिंबों की संख्या है वह प्रतिबिंबों की संख्या ये जो दोनों ये समतल दर्पण है इनके झुकाव कोण पर निर्भर करता है कि इन दोनों के बीच जो कोण है वह कोण कितना है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए मैं केस बनाया हूं, देखिए केस 1, केस 2, केस 3 ये आपको जान लेना है, ठीक है। तो ये केस 1 का क्या मतलब, जैसे देख लीजिए ये एक ये समतल दर्पण जिसका नाम मैं M1 रख रहा हूं और एक समतल दर्पण जिसका नाम मैं M2 रख रहा हूं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कोण, ये दोनों एक दूसरे से कितने कोण पर झुके हुए हैं, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूं कि ये थीटा कोण पर, कितने कोण पर झुका हुआ है भाई, थीटा कोण पर। और इन दोनों के बीच में ये कोई वस्तु रख दिया गया है, जैसे ये देखिए ये क्या है भाई, ये वस्तु। तो ये जो वस्तु है इस वस्तु का एक दर्पण में देखिएगा, एक दर्पण में इधर देखिए या इधर देखिए, कितना प्रतिबिंब बनेगा वही प्रतिबिंब हमको क्या करना है, जानना है कि कितना प्रतिबिंब बनेगा इतने कोण पर झुका है तो, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो प्रतिबिंबों की संख्या है, प्रतिबिंबों की संख्या उसको मैं कैपिटल N से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। उसको मैं बल्कि यहां पर बना रहा हूं, ठीक है। प्रतिबिंबों की संख्या ये जो है इसको मैं कैपिटल N से डिनोट कर रहा हूं। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यदि दो ये जैसे दो ये दर्पण है, चलिए ये दर्पण एक ये दर्पण हो गया और इन दोनों के बीच में ये जो कोण बन रहा है, कोण अगर इसको ऐसे करेंगे तो ये जो कोण बन रहा है, ये कोण अगर मैं थीटा ले लूं तो ये कोण जितना ही कम होगा, इन दोनों के बीच जो कोण होगा, जो झुकाव है, ये जितना ही कम होगा प्रतिबिंबों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। ये आप पहले ही समझ लीजिए। मतलब ये जो प्रतिबिंबों की संख्या है, प्रतिबिंबों की संख्या का मतलब आप खुद देखिए, जैसे अगर यहां पर आप होंगे ना तो आप इसमें जब देखेंगे इस दर्पण में तो कितना प्रतिबिंब दिखेगा, 10, 15, 30, 35, जितने भी है वो वही प्रतिबिंबों की संख्या। आप इसमें देखिए या इसमें देखिए, ठीक है। वो जो प्रतिबिंबों की संख्या है, ठीक है, आप सैलून में जाइए और इसको जरूर देखिए, ठीक है। आई होप कि आप देखे भी होंगे, ठीक है। तो वो कितने प्रतिबिंब बनेंगे वही हमको समझना है। और ये जितना ही कम कोण पर झुका होगा उतना ही प्रतिबिंब क्या होगा, अधिक बनेगा, ठीक है। तो यह प्रतिबिंबों की संख्या उसका जो झुकाव कोण है ना थीटा, उसके क्या कह सकते हैं, व्युत्क्रमानुपाती कह सकते हैं। समझ में, ऐसे आप ये समझ लीजिए, ठीक। इसके बाद से
जो केस आ रहा है केस, उस केस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक, एकदम आसान है, चलिए देख लेते हैं। तो केस 1 में जैसे देखिए हमारे पास ये दो दर्पण है, समतल दर्पण, इन दोनों के बीच थीटा कोण है, बीच में कोई वस्तु रख दिया गया है, थीटा कोण है। तो ये कितने प्रतिबिंब होंगे? ठीक है, प्रतिबिंबों की संख्या। देखिए मैं ये केस बनाया हूं। केस बनाने का मतलब ये है कि ये जो थीटा है, थीटा का मतलब कि थीटा, देखिए तो आप 380 अंश 360 अंश का नाम सुने होंगे, 360 अंश ले लीजिए और उसी में ये जो थीटा है, थीटा, थीटा कोण, उससे उसको भाग दे दीजिए। ये 360 अंश में ये थीटा कोण है ना, जितने कोण पर ये झुका हुआ है उससे आप क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। जब आप भाग देंगे तो ये जो आएगा मान, भाग देने के बाद ये जो मान आएगा, ठीक है, यह जो मान है सम आ रहा है। ये भाग देने के बाद जो मान आ रहा है, ठीक है, ये सम संख्या आ रही है, विषम संख्या आ रही है, कि कोई दशमलव में संख्या आ रही, मतलब कि वो पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, तो उस स्थिति में अलग अलग केस बनाए हैं। केस क्या है? ठीक है, कि यदि ये भाग देने पर, ठीक है, यहां पर जो संख्या आ रही है अगर वह विषम संख्या हो, ठीक है, तब ये प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अगर भाग देने पर इतना कोण है कि भाग देने पर यहां पर सम संख्या आ जा रहा है, ठीक है, सम संख्या, ठीक है, तब आपका क्या हो जाएगा, तब वो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? और यदि भाग देने पर ऐसा कोण है कि भाग देने पर जो ये संख्या है वह कोई दशमलव वाली संख्या आ रही, मतलब भिन्न में संख्या आ रही है, पूर्ण संख्या नहीं आ रही है, तो उस स्थिति में, ठीक है, ये प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? ये इसी के लिए हमने क्या बनाया है, केस बनाया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, एकदम आसान है। देखिए तो केस 1 में मैंने यहां पर देख ली, ये सब लिख दिया, ये थीटा कोण है और हर किसी में मैं थीटा ही कोण रखूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहां पर केस 1 में ये है कि यदि 360 बटा थीटा, जितने कोण पर ये दोनों झुके हुए हैं, ठीक है, वो 360 बटा थीटा अगर भाग दिए, मतलब ये इसका मान अगर विषम संख्या आ जाएगा, विषम संख्या, कोई विषम संख्या जो 2 से कटे नहीं, ठीक है, तो यदि विषम संख्या कोई आ जाएगा तब प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर कितनी होगी? तो मैं आपको बता दूं कि यदि ये विषम संख्या आ गया तो ये जो n बराबर प्रतिबिंबों की संख्या होगा वह खुद यही होगा, मतलब कि 360 बटा ये थीटा, यही क्या हो जाएगा, प्रतिबिंबों की संख्या का ये सूत्र हो जाएगा। बस वही प्रतिबिंबों की संख्या होगा। ठीक है, यही प्रतिबिंबों की संख्या होगा। नहीं समझ में आया? अब चलिए इस पर एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलिए अगर मान लेता हूं कि ये जो हमारा ये दर्पण है, ये दर्पण, इन दोनों दर्पणों के बीच में कोण कितना है भाई, 40 अंश है। कितने कोण पर वो झुके हुए हैं भाई, 40 अंश। इसका मतलब कि थीटा बराबर कितना, 40 अंश। ठीक है, ये कोण कितना है, 40 अंश। तो पहले ही यहां पर देख लीजिए, ये 360 बटा क्या कर लीजिए, 40 कर लीजिए। ठीक ना, ये 360 पहले देख लीजिए कि वो सम आ रहा है कि विषम। अगर इसको 40 ले लेते हैं तो भाग देने पर 4 9 36, मतलब कि कितना आ जाएगा भाई, 9 आ जाएगा। 9 आ जाएगा कि नहीं? ठीक, अगर आप ये कोण जो है इन दोनों कितने कोण पर झुके हुए हैं, 40 अंश पर। अब वही 40 से यदि 360 में भाग दे रहे हैं तो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, और 9 क्या है, विषम। तो यदि विषम आ रहा है तो इसका मतलब उस स्थिति में प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर कितना होता है, 360 बटा थीटा, मतलब कि यही जो होता है वही प्रतिबिंबों की संख्या हो जाता है। अतः आप प्रतिबिंबों की संख्या अगर निकालना चाहते हैं तो n बराबर कितना हो जाएगा, 360 बटा वही थीटा, है कि नहीं? थीटा का मतलब कि ये 360 बटा ये 40। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 9 आ जाएगा। यही आपका क्या रहा भाई, आंसर रहा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब अगला टॉपिक है, मतलब अगला केस है, केस 2 क्या है भाई, वही दोनों ये क्या है, दोनों यही ये दर्पण है और वही थीटा मान लेता हूं। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा केस है ये कि यदि, ठीक है, 360 मतलब इतने कोण पर झुके हुए हैं कि उस कोण से मतलब थीटा से 360 में भाग देने पर, ठीक है, कितना आ रहा है, वो 360 में भाग देने पर ये कोई सम संख्या आ रहा है। तो जब यदि सम संख्या आएगा, ठीक है, उस स्थिति में, ठीक है, जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी वो प्रतिबिंबों की संख्या
संख्या होगी क्या, n बराबर, ठीक है, वो 360 और बटा वही जो कोण है, ठीक है, जो आएगा इसमें से आपको 1 घटा देना है। 1 क्या करना है, 1 घटा देना है। तो जो आएगा, ठीक है, वही आपका क्या होगा, प्रतिबिंबों की संख्या होगी। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपको बताना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर इसका एग्जाम्पल, तो मान लेता हूं कि थीटा के जगह पर, मतलब ये दोनों कितने कोण पर झुके हुए हैं, 30 अंश कोण पर झुके हुए हैं। कितने कोण पर भाई, 30 अंश, मतलब थीटा बराबर 30। तो चलिए यहां पर थोड़ा सा ये 360 बटा 30 कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये बढ़ते हैं 36 है ना, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, नहीं क्या आ जाएगा भाई, ये, हाँ चलिए 12 आ जाएगा, है कि नहीं, ये बढ़ते हैं 36, हाँ 12 आ जाएगा। 30 में जब 360 से भाग देंगे, मतलब 360 में जब 30 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। 12 जो है, 12 यह क्या है, एक सम संख्या है, सम संख्या है कि नहीं। तो जब सम संख्या है उस स्थिति में प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, n बराबर 360 अपन थीटा, मतलब उन दोनों के बीच वाला कोण और -1, तो कितना हो जाएगा, n बराबर यही वाला सूत्र नहीं, ये 360 बटा ये कितना हो जाएगा, थीटा, और ये -1, ठीक है, मतलब कि n बराबर 360 और बटा थीटा कितना है, 30 -1, तो कितना आ जाएगा इसका मान, इसका मान ये 12 आ जाएगा, 12 -1 मतलब कितना हो जाएगा, ये 11 प्रतिबिंबों की संख्या होगी। समझ में आ गया, ठीक है। यदि ये दो समतल दर्पण अगर 30 अंश पर झुके हुए हैं, इन दोनों के बीच में अगर कोई कोण है, ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में कोई वस्तु है, तो वह वस्तु का कितना प्रतिबिंब दिखेगा, एक में झांकिएगा तो कितना दिखेगा, 11 प्रतिबिंब दिखेगा। अब अगला केस ये है कि यदि वही दोनों ये त्रिभुज है, ये वही दोनों समतल दर्पण है और उन दोनों के बीच में वही कोण है थीटा, ठीक। अब बात है ये कि यदि, ठीक है, अगर इतना है उन दोनों के बीच में इतना कोण है, इतना कोण कि यदि उस कोण से अगर 360 में अगर हम भाग दे रहे हैं तो जो आ रहा है संख्या वह कोई पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है, जैसे 5 कंप्लीट या 6 या 10 या 15 20 25 30 35 ऐसे नहीं आ रहा, ऐसे आ रहा है जैसे कि 4.5, ठीक है, 3.8, मतलब दशमलव, मतलब भिन्नात्मक अंक आ रहा है, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में एकदम आसान है, करना ये है, तब प्रतिबिंबों की संख्या के लिए वही n बराबर एकदम ऐसा ही, ठीक है, ये 360 बटा थीटा और -1, ठीक है, 360 बटा थीटा, थीटा का क्या मतलब, जितने कोण पर ये है, -1। अब इतना करेंगे, 360 बटा थीटा -1 जब करेंगे तो वो भी दशमलव में आएगा। जब 360 बटा थीटा -1 करेंगे तो ये भी मान क्या आएगा, दशमलव में ही आएगा। और जब दशमलव में जो मान आएगा कि नहीं, ये वाला मान जब दशमलव में आएगा तो उस दशमलव का अगला वाला पूर्णांक ही क्या कहलाएगा, वो प्रतिबिंबों की संख्या होगी। चलिए इस पर हम आपको क्या कर देते हैं, एक बता देते हैं, इसके अगला वाला, यहां पर अगला वाला पूर्णांक, अभी मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे मैं थीटा की जगह पर ले लेता हूं 75, कितना ले लेता हूं भाई, 75 ले लेता हूं, ठीक। तो जब 75 में लूंगा तो कितना आ जाएगा, ठीक। जब थीटा की जगह पर मैं 75 ले लिया, तब अब देखिए जब मैं तब कितना हो जाएगा, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, 360 बटा कितना हो जाएगा, ये 75, भाग देंगे कितना आ जाएगा, 4.8 आएगा, है कि नहीं, 4.8 आ जाएगा। तो जब 75 से आप 360 में भाग देंगे तो आ जाएगा 4.8, कितना आ जाएगा भाई, 4 भाग करके देख लीजिएगा। तो 4 जब ये 8 आएगा, समझ रहे हैं, तो ये 4.8 पूर्ण संख्या तो है नहीं है? इसका क्या मतलब है कि तब प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो उसके लिए एकदम एग्जांपल देखिए, वही n बराबर कितना, देखिए एकदम, तो वही 360 बटा थीटा और -1 करेंगे। पहले देख लेते हैं ये मान कितना आएगा। तो 360 बटा थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, 75 -1, तो 360 बटा थीटा ये 4.8 आ गया और माइनस क्या करेंगे, ये 1, ठीक है। तो जब 4.8 -1 करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 3.8। तो ये जो मान आया है 3.8 के बाद क्या आएगा, ठीक है, 3.8 के बाद आएगा 3.9 और उसके बाद से क्या, 3.8 के बाद 3.9, ये भी पूर्णांक नहीं है, और इसके बाद से क्या आ जाएगा, 4.0 आ जाएगा। तो ये जो 4.0 है मतलब 4, मतलब कि 3.8 के बाद जो अगला पूर्णांक है, पूरा वाला
वाला जो अंक है वही वाला क्या होगा, ये प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो उस स्थिति में प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी भाई, 4 होगी। कितनी होगी, 4 होगी। नहीं समझ में आया? ठीक है, यही सब चीजें हमको आपको क्या करना था, बताना था। देखिए आप थोड़ा सा देख लीजिए, यहां पर देखिए, यहां पर मैं इन दोनों के बीच कितना कोण ले लिया हूं, 40 लिया हूं ना, तो 9 प्रतिबिंबों की संख्या आया है नहीं। और चलिए मैं थोड़ा सा कम कर दूं, कम, जैसे कि कोण को मैं क्या कर दिया, ये कम कर दिया, 40 से 30 कर दिया, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो गई, 11 नहीं हो गई। ठीक है, अब देखिए, और मैं और कोण को बढ़ा दिया एकदम, ठीक है, 75 कर दिया, तो प्रतिबिंबों की संख्या 4 नहीं हो गई। मैं आपको बताया हूं कि ये जो प्रतिबिंबों की संख्या है, उन दोनों समतल ये जो दर्पण है उनके कोण के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे आप कोण घटाएंगे, प्रतिबिंबों की संख्या उन दोनों के बीच क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे कोण बढ़ाएंगे, प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती जाएगी, वो घटती जाएगी। समझ में आया? तो ये सभी टॉपिक्स आई होप कि आप समझ गए होंगे, लेकिन एक आपके को मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, खुद आप उसको समझिएगा। अच्छा ये बताइए कि यदि ये जो दोनों ये जो समतल दर्पण है कुछ न कुछ तो एक दूसरे से कोण पर है, अगर इनके कोण को मैं इन दोनों के बीच कोण को कम करते 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 एकदम कम कर दूं, समांतर कर दूं, ठीक है, मतलब ये कि अगर दो समांतर दर्पण है, दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर है, एकदम समांतर, और उन दोनों के बीच में अगर कोई वस्तु रखी जाएगी, तो आप बताइए कि उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, कितने संख्या में बनेगा, ये आपको बताना है। समझ में आ गया? मतलब आपसे अगर कोई पूछे कि अगर दो समतल दर्पण है और वो समांतर रखे गए हैं एक दूसरे से कुछ दूरी पर, और उन दोनों के बीच में अगर कोई वस्तु होगी, तो आपको यह बताना है कि कितने प्रतिबिंबों की संख्या होगी। आप थोड़ा दिमाग लगाइए और कमेंट पे इस बात को जरूर बताइए। तो आई होप कि ये सभी टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप अपना कंफ्यूजन हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें कि उनका भी हेल्प हो जाए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर किसी इसी टॉपिक के रिलेटेड में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है, तो मैं आपको उससे पहले ही बता दूं, थोड़ा सा रुक जाइए, अभी गुड बाय नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए। अब बात है ये कि ये जो टॉपिक है ये आपके दर्पण, जैसे गोली दर्पण पर परावर्तन का ये सूत्र है ना, ये गोली दर्पण से परावर्तन का ये टॉपिक चल रहा है, नहीं, गोली दर्पण पर परावर्तन का ये टॉपिक चल रहा है। तो ये अभी तक मैं जो भी आपको बताया हूं ये सब उतने ही लगभग ये गोली दर्पण से परावर्तन के टॉपिक्स हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स थे सब इतने ही टाइप्स के होते हैं। तो लगभग आज का ये गोली दर्पण पर परावर्तन का ये टॉपिक्स होता है खत्म। अगले टाइम से अब हम आपको बताएंगे अपवर्तन, ठीक है, और अपवर्तन को बताने के बाद हम आपको ये बताएंगे, ठीक है, कि अपवर्तन के बाद ये पूर्णांतरिक परावर्तन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं भाई। ये उसके बाद से ये आपको ये लेंस भी बताएंगे, लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म भी बताएंगे, निकट दृष्टि दोष, ये सब मतलब प्रकाशिकी यंत्र, बहुत कुछ चीजें हम आपको बताएंगे। इसको खत्म कर लेने के बाद तब फिर हम तरंग प्रकाशिकी पर चलेंगे और एकदम मजा आ जाएगा। धीरे धीरे टॉपिक्स को पढ़ते हुए आपको एकदम हम सभी ये प्रकाश के टॉपिक्स या कोई भी फिजिक्स के टॉपिक्स में जल्दी जल्दी खत्म कर दूंगा। तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं फिर अगले टेक टॉपिक्स में के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।